शरद पवार ने अपने समर्थकों के सामने भाषण देना शुरू किया। पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के साथ साथ बीजेपी पर चुन चुन कर निशाना साधा और कहा कि जो बीजेपी के साथ गया वो खत्म हो गया। शरद पवार ने कहा कि उन्हें सत्ता की भूख नहीं है। अगर अजीत पवार को कोई समस्या थी तो वो मुझसे बात कर सकते थे। पवार ने कहा कि उनका भतीजा अजीत पवार तो खोटा सिक्का निकला। कधी जी सामान्य माणसाची दुःखाची स्थिती समजते, त्याचा मार्ग काढण्याची इच्छा असते, एक प्रकारचे असोस होता। शरद पवार ने कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हो रहा है, लेकिन वो एनसीपी का चुनाव चिन्ह नहीं जाने देंगे। शरद पवार ने हिंदुत्व के सवाल पर बीजेपी पर भी निशाना साधा। आणि भाजपचं जे हिंदुत्व आहे ते विभाजनवादी, विषारी, मनुवादी आणि विघातक। शरद पवार ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने एनसीपी को भ्रष्ट कहा तो अब बागी विधायकों के साथ गठबंधन कर उन्हें सरकार में शामिल क्यों किया। लेकिन असल सवाल नंबर गेम का था, जिसके लिए विरोधी खेमे से बार बार चुनौती मिल रही थी। हालांकि नंबर गेम में भी अजीत पवार चाचा से आगे दिखे। बताया गया कि एनसीपी के नंबर गेम में अजीत पवार बिना किसी शक के भारी पड़े और उनकी बैठक में 53 में से 31 विधायक पहुंचे, जिन्हें मंच पर जगह दी गई। इसके अलावा अजीत पवार के गुट में 4 विधान परिषद के सदस्य भी पहुंचे। दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर अजीत पवार खेमे में 35 विधायक बताए गए। उधर शरद पवार की बैठक में एनसीपी के सिर्फ 15 विधायक पहुंचे। शरद पवार की बैठक में एक निर्दलीय विधायक भी मौजूद था। पवार की बैठक में 3 एमएलसी और 5 सांसद भी मौजूद थे। हालांकि 6 विधायक ऐसे भी रहे जो किसी गुट की बैठक में नहीं गए। इनमें आशुतोष काले, दौलत दरोड़ा, चंद्रकांत नौघरे प्रमुख रहे। इसके अलावा चेतन तूपे, सरोड अहिरे और मानसिक नाइक भी किसी गुट की बैठक में नहीं गए। अजीत पवार की बगावत के बावजूद शरद पवार गुट को उम्मीद है कि पार्टी नहीं टूटेगी और फिर से सब साथ आएंगे। उनकी उम्मीद तब और बढ़ गई जब एक विधायक ने अजीत पवार गुट को छोड़ दिया और वो शरद पवार की बैठक में शामिल होने वाईवी सेंटर पहुंच गया। विधायक किरण लहमटे अजीत पवार के साथ शपथ के वक्त मौजूद थे, लेकिन वो शरद पवार के समर्थन में बैठक में पहुंचे। आणि मी पवार साहेबांना भेटायला चाललोय। मी पवार साहेब समर्थक आहे। वहीं सांसद अमोल कोल्हे जो अजीत पवार के शपथ ग्रहण में मौजूद थे, वो भी शरद पवार के समर्थन में स्टेज पर बैठे दिखाई दिए। जी मैंने पहले से ये बताया था कि आदरणीय पवार साहब के साथ ही हूँ और पवार साहब के साथ ही रहूंगा। वहीं शरद पवार के पोते रोहित पवार ने दावा किया कि विधायक लौटेंगे और पवार के अनुभव काम आएंगे। 60 साल का उनका अनुभव है। पवार साहब ने बहुत सारे अड़चनी देखी है और उनको मालूम है लोगों के मन में क्या है। हालांकि फिलहाल दोनों गुटों की बैठक के बाद पलड़ा अजीत पवार का भारी दिख रहा है। एक तरफ अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के नाराज होने की खबर आ गई। और इसके पीछे की वजह है कैबिनेट विस्तार। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे नाराज हो गए हैं। अजीत गुट के 8 मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर नाराजगी है। सूत्रों की माने तो अजीत पवार गुट वित्त विभाग मान रहा है, लेकिन शिंदे कैंप फाइनेंस अपने पास रखना चाहता है। एकनाथ शिंदे को डर है कि अगर वित्त मंत्रालय अजीत गुट को मिलता है तो शिंदे गुट के विधायक बड़ा कदम उठा सकते हैं, और इसका साफ इशारा शिंदे गुट के विधायक ने बयान देकर जाहिर कर दिया। हमारे लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूँ। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं, वो आ गए, हम बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। हालात की नजाकत को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अपना नागपुर दौरा भी रद्द किया। उन्हें राष्ट्रपति मुर्मू के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होना था। केंद्र सरकार इस बार मॉनसून सत्र में डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दी गई। मॉनसून सत्र में यूसीसी के साथ साथ अब केंद्र सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पेश कर सकती है। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर कोर्ट ने जैकलिन को पेश होने का आदेश दिया था। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए खास तैयारी की जा रही है। दिल्ली कैबिनेट में मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि शिव भक्तों की सुविधा के लिए दिल्ली में 200 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी में शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल प्रवेश शुक्ला नाम का ये शख्स एक वीडियो में आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए दिख रहा था।
जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हंगामा मच गया क्योंकि आरोपी बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि आरोपी ने नशे की हालत में एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दी थी। किसी ने करीब 9 दिन पहले की इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कई टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की। बीती रात करीब 2 बजे पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने में ले आई और इस दौरान आरोपी अपने चेहरे को गमछे से ढके हुए था। लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। इस बीच खबर है कि पीड़ित शख्स ने इस घटना से ही इनकार कर दिया है। वीडियो में भले ही सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन पीड़ित ने कहा है कि वो उसका वीडियो नहीं है। इस बयान के पीछे दबाव बताया जा रहा है क्योंकि आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि आरोपी का रसूख इतना है कि उसकी गिरफ्तारी भी तब हुई जब मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई। शिवराज ने आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए और दावा किया कि आरोपी को ऐसी सजा दी जाएगी जो नजीर बनेगी। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। शिवराज ने कहा कि अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, न धर्म और न ही कोई पार्टी, इसलिए उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं बीजेपी ने भरोसा दिलाया कि सरकार आरोपी के घर बुलडोजर भी चलवाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अरे बुलडोजर भी चलेंगे, बाकी भी चलेंगे। ऐसा कोई, देखिए मेरा कहना है कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर इस प्रकार का दुराचार करता है तो वो कोई किसी का नहीं होता है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। शिवराज सरकार और बीजेपी की तरफ से किए गए ऐलान का असर भी दिखा और आज आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिला। इसके लिए प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ आरोपी के घर पहुंचा और कुछ देर बाद प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलने लगा। प्रशासन की माने तो घर के उस हिस्से को गिराया गया जो गैरकानूनी ढंग से अतिक्रमण करके बनाया गया था। इनका पुराना रिकॉर्ड जो है आपराधिक पृष्ठभूमि का है और इनका जो रमाकांत शुक्ला जी का मकान है वो विधि विपरीत बना है। डाला गया इनका रिकॉर्ड, उसमें पाया गया कि विधि विपरीत बना, इसलिए इनका जो इस हिस्सा वो गिराया जाएगा। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान प्रवेश शुक्ला के घर वालों ने विरोध भी जताया, लेकिन सरकार के सख्त निर्देशों के कारण उनकी एक नहीं सुनी गई और मकान का वो हिस्सा बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया जो अवैध तरीके से बनाया गया था। सरकार ने सीधी कांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इस घटना के जरिए शिवराज सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। कांग्रेस ने दावा किया कि आरोपी बीजेपी से जुड़ा हुआ है और उसकी सत्ताधारी दल के कई बड़े नेताओं से करीबी है। इसके समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कई फोटोग्राफ्स भी ट्वीट की गई। इन तस्वीरों में आरोपी कई बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहा था। कांग्रेस ने सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और इस क्रूरता को सत्ता के अहंकार का चरम कहा। कांग्रेस की तरफ से ये भी दावा किया गया कि आरोपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है। हालांकि विधायक ने आरोपी से किसी तरह के रिश्ते होने से साफ इनकार किया। किसी विधायक के जिला पंचायत में एक प्रतिनिधि होता है। जिला पंचायत में हमारे प्रतिनिधि सुमंत द्विवेदी हैं। हमारे साथ फोटो तो बहुत सारे लोगों के होते हैं। हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, कार्यक्रमों में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के फोटो रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि आरोपी बीजेपी का पदाधिकारी तो दूर की बात सदस्य तक नहीं है। हालांकि विधायक की सफाई और शिवराज सरकार के एक्शन के बाद भी कांग्रेस के हमले कम नहीं हुए। कांग्रेस ने इस घटना को आदिवासियों की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की और आरोप लगाया कि आरोपी को शिवराज सरकार का संरक्षण हासिल है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ कागजों में आदिवासियों की स्थिति सुधार रही है, लेकिन हकीकत में शिवराज सरकार में इस समुदाय के साथ अन्याय हो रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा दुर्गति दलित और जनजाति के लोगों की कही है तो मध्य प्रदेश में धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री को। कांग्रेस ने मांग की कि आदिवासी समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचार को सरकारी संरक्षण देना बंद किया जाए। जी न्यूज़।